हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बक्से के अंदर एक एनवेलप रखा हुआ था जिसमें अनिका की कुछ तस्वीर नज़र आ रही थी। एनवेलप का कुछ हिस्सा ट्रांसपेरेंट होने की वजह से अनिका की तस्वीर साफ नज़र आ रही थी। तस्वीर में अनिका एक बिस्तर पर लेटी हुई थी और काफ़ी जख्मी नज़र आ रही थी। सिक्योरिटी गार्ड उस एनवेलप को लेकर पहले तो सीधा खेतों की ओर दौड़ने लग गया था और उन्होंने उस बूढ़े आदमी को ढूंढने की कोशिश की, मगर काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी वो बूढ़ा आदमी कहीं नज़र नहीं आया। तो न ही उसकी साइकिल नज़र आई। दोनों सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी घबराए हुए नज़र आ रहे थे। कुछ देर तक उस आदमी को ढूंढने के बाद जब वह बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया तो सिक्योरिटी गार्ड दौड़कर सीधे मारवा हाउस के अंदर चले गए। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड घर के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि डाइनिंग टेबल पर बैठा आयशा मारवा तीनों बच्चों को खाना खिला रही थी। सिक्योरिटी गार्ड को इस तरह अंदर भागकर आते हुए देखकर घर के कुछ नौकर हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। घर की हेड सर्वेंट अपने हाथ में पकड़ी हुई थाली डाइनिंग टेबल पर रखकर सिक्योरिटी गार्ड के पास चली गई और कहने लगी, क्या हुआ, तुम लोग इस तरह दौड़कर घर के अंदर क्यों आए? दोनों सिक्योरिटी गार्ड हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे और फिर उन्हें कहने लगे, बात ही कुछ ऐसी है, हमें अभी इसी वक्त साहब से मिलना है। आयशा ने जब दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को इतना परेशान देखा तो बच्चों को खाना परोसने के बाद सीधा सिक्योरिटी गार्ड के पास चली गई। आयशा ने बड़ी ही धीमी आवाज़ से सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या हुआ, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों नज़र आ रहे हो? इतना कहने के बाद आयशा ने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड ने अपने हाथ में एक बक्सा पकड़ रखा है और उनके हाथ कांप रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड में से एक गार्ड ने डरी हुई और कांपती हुई आवाज़ में आयशा को देखकर कहा, मैडम, हमें ये बक्सा बाहर मिला है और हम ये बक्सा साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। आयशा हैरानी से उस बक्से की तरफ देखने लगी। तभी दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने आयशा से कहा, मैडम, ये बक्सा उस बूढ़े आदमी की साइकिल से हमारे घर के बाहर गिर गया था। हमने सोचा कि बूढ़ा शायद अपनी कोई सी चीज़ को गिरा गया है। हमने जब ये बक्सा खोला तो हमें पता चला कि ये बक्सा जानबूझकर हमारे घर के बाहर गिराया गया था। और तो और हमने उस बूढ़े आदमी को भी ढूंढने की कोशिश की, जो वो बूढ़ा आदमी हमें कहीं नहीं नज़र आया। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स की हड़बड़ाहट देखकर आयशा ने वो बक्सा अपने हाथ में ले लिया। जब आयशा ने वो बक्सा खोला तो वो ये देखकर चौंक गई कि बक्से के अंदर के एनवेलप में अनिका की तस्वीरें नज़र आ रही थी। आयशा ने एनवेलप अपने हाथ में लिया और एनवेलप के अंदर से अनिका की तस्वीरें बाहर निकालने लगी। तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा था कि अनिका किसी हॉस्पिटल जैसी जगह के बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। अनिका के शरीर पर गहरे जख्म नज़र आ रहे थे। अनिका की 3 तस्वीर बक्से में भेजी गई थी। तीनों तस्वीरों में आयशा को अनिका की चोट साफ साफ नज़र आ रही थी। आयशा हैरानी से तीनों तस्वीरों को पलट पलट कर देखने लगी। तभी बच्चों को एहसास हुआ कि ज़रूर दादी माँ के हाथ कोई ऐसी चीज़ लगी थी जिसकी वजह से उनके चेहरे पर काफ़ी परेशानी नज़र आ रही थी। तभी अलेक्जेंडर अपनी जगह से उठकर आयशा के पास गया और कहने लगा, क्या हुआ ग्रैंडमा, क्या मम्मी की कोई खबर आई है? आयशा हैरानी से तीनों बच्चों की ओर देखने लगी। तीनों बच्चे भी अपनी आंखों में उम्मीद लिए अपनी दादी माँ को देख रहे थे। आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चों से क्या कहती। अनिका की खबर तो आई थी, मगर तस्वीरों में अनिका जिस हालत में नज़र आ रही थी वो तीनों बच्चों को नहीं दिखा सकती थी। आयशा ने अलेक्जेंडर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नहीं बच्चों, तुम्हारी मम्मा जल्दी घर वापस आ जाएगी, आप लोग अपना नाश्ता पूरा कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ये कहने के बाद आयशा तेजी से अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही आयशा ने रोहित को कॉल लगाया। कुछ रिंग के बाद जब रोहित ने कॉल उठाया तो आयशा ने तेज गति से सांसें लेते हुए रोहित से कहा, रोहित, तुम अभी इसी वक्त घर आओ, किसी ने अनिका की खबर भेजी है। अपनी माँ आयशा की बात सुनते ही रोहित ने भी तेज आवाज़ से पूछा, क्या खबर आई है, ये तो बताओ मुझे, क्या खबर आई है माँ? आयशा ने जवाब देते हुए कहा, तुम बस घर आ जाओ, हमें हमारे घर के बाहर एक बक्सा मिला है जिस बक्से में एक एनवेलप था। उस एनवेलप में अनिका की कुछ तस्वीरें हैं। तुम बस किसी भी तरह घर से जल्द घर वापस आ जाओ, मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है। रोहित ने आयशा को शांत करते हुए कहा, देखो माँ, पहले तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि उन तस्वीरों में क्या नज़र आ रहा है। तेज सांसें लेते हुए आयशा ने रोहित से कहा, अनिका बहुत जख्मी है, मुझे लगता है कि वो किसी बुरी मुसीबत में फंसी है। हम हमारी अनिका को बचा तो पाएंगे ना बेटा? रोहित ने रोती हुई आयशा को शांत करते हुए कहा, देखो माँ, इस वक्त तुम शांत हो जाओ, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? मैं अभी इसी वक्त घर आता हूँ। काफ़ी देर तक अनिका की तस्वीरों के सामने रोते हुए आयशा ने अपने कमरे से एक भी कदम बाहर नहीं रखे। रोहित तेज से अपनी कार ड्राइव करके मारवा हाउस की ओर बढ़ रहा था। रोहित के दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो गई थी। रोहित को याद भी नहीं था कि पिछली बार उसने खाना कब खाया था और पानी कब पिया था, मगर जैसे ही आयशा ने रोहित को कॉल करके बताया कि अनिका के बारे में कुछ खबर मिली थी, तब रोहित का अचानक ही गला सूखने लगा था।
मगर रोहित सबसे पहले घर पहुंचकर यह देखना चाहता था कि आखिर आयशा को अनिका के बारे में क्या पता चला था। दिल्ली के ट्रैफिक में रोहित की सब्र का बांध टूट चुका था। वह बार बार हॉर्न बजाकर अपने आगे खड़ी गाड़ियों को तेजी से चलने के लिए कह रहा था। जैसे ही सिग्नल से रोहित की गाड़ी निकली, गाड़ी के टायर तेज से जमीन पर रगड़ने की वजह से आसपास एक धुएं का गुब्बार खड़ा हो गया और लोग टायर घसीटने की आवाज़ से काफ़ी डर गए। मगर नियम कानून किसी की भी परवाह किए बिना रोहित ने कार चलाकर मारवा हाउस की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद जब रोहित घर आया तो सीधे अपनी माँ के कमरे में आकर रोहित ने पूछा, दिखाओ माँ, कहाँ हैं वो तस्वीरें। अनिका की तस्वीरें जो आयशा ने हाथों में थी वो रोहित की ओर बढ़ाते हुए आयशा ने कहा, देखो बेटा देखो, इन तस्वीरों में क्या हालत हो गई है हमारी बच्ची की। आयशा के हाथ से वो तस्वीरें लेते हुए रोहित ने अनिका की तस्वीरें देखी। अनिका को उस हालत में देखकर रोहित काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। अनिका के चेहरे पर हालांकि बिल्कुल पहले जैसा ही रंग नजर आ रहा था, मगर उसके पूरे शरीर पर गहरी चोटों के निशान नजर आ रहे थे। रोहित तस्वीरों में से ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अनिका को कहाँ रखा गया था, मगर तस्वीर में एक अस्पताल जैसे बिस्तर के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कुछ देर तक गौर से तस्वीरों को देखने के बाद रोहित ने एक चीज़ नोटिस की कि अनिका के चेहरे पर किसी भी तरह का दुख नहीं नजर आ रहा है था। वह भले ही बेहोश थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बड़े ही प्यार से सुलाया था। रोहित को उस तस्वीर में कुछ अजीब बात नजर आ रही थी, मगर वो पता नहीं कर पा रहा था कि आखिर वो अजीब बात क्या थी। भले ही अनिका की हालत काफ़ी जख्मी नजर आ रही थी, मगर कहीं ना कहीं अनिका की तस्वीरों को देखने के बाद रोहित के दिल में एक तसल्ली महसूस हो रही थी। जिस किसी ने अनिका को वो तस्वीर भेजी थी, उसने रोहित या मारवा परिवार को डराने के लिए वह तस्वीर नहीं भेजी थी। कहीं ना कहीं तस्वीर खींचने वाला रोहित को ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अनिका जहाँ भी है वो बिल्कुल सेफ है। न जाने क्यों मुझे कहीं ना कहीं अब अच्छा फील हो रहा है। अब लग रहा है कि अनिका सही सलामत है। खुद से इतना कहने के बाद रोहित ने कुछ देर तक तस्वीरों को देखने के बाद आयशा की ओर देखकर कहा, माँ, उस एनवलप में कोई और चीज़ थी। रोती हुई आयशा ने ना का इशारा किया और फिर एनवलप रोहित को थमा दिया। जैसे ही रोहित के हाथों में वो एनवलप आया, रोहित ने तस्वीरों को साइड टेबल पर रखा और एनवलप को खोलकर देखने लगा कि कहीं उसमें और कुछ चीज़ तो मौजूद नहीं थी। रोहित ने जब एनवलप के अंदर हाथ डाला तब उसे एहसास हुआ कि एनवलप में और कुछ भी नहीं था। तभी अचानक रोहित की नज़र एनवलप के किनारे पर पड़ी। रोहित को लगा कि एनवलप के किनारे पर कुछ लिखा हुआ था। जब रोहित ने एनवलप को दोनों सिरों से उंगलियों की मदद से फाड़ा तो उसे एहसास हुआ कि एनवलप में रोहित के लिए एक मैसेज था। रोहित ने पूरी तरह से एनवलप को खोलने के बाद उस मैसेज को पढ़ने जैसे लिखा था, अनिका जहाँ कहीं भी है बिल्कुल सुरक्षित है। अनिका कुछ ही दिनों में घर वापस लौट आएगी। उसे ढूंढने में अपना समय बर्बाद मत करो और बच्चों का ख्याल रखो। एनवलप पर लिखा मैसेज पढ़कर रोहित के मन ही मन एक गहरी सोच में डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर अनिका किडनैप हुई थी तो फिर किडनैप करने वाले ने ऐसा मैसेज रोहित को क्यों भेजा था, और अगर अनिका किसी एक्सीडेंट का शिकार हुई थी तो अनिका का एक्सीडेंट करने वाला इतना चालाक कैसे हो सकता था कि हर जगह ढूंढने के बावजूद वो एक्सीडेंट करने वाला रोहित के आदमियों की पकड़ में नहीं आया और ना ही दिल्ली पुलिस की पकड़ में आया। मगर पता नहीं क्यों ये मैसेज भेजने वाले पर रोहित को भरोसा हो रहा था। रोहित के आदमी दिल्ली पुलिस भूमिका की स्पेशल डिपार्टमेंट की मदद के बावजूद अनिका को कोई पता नहीं लग पा रहा था। अनिका के गायब होने के बाद पहली बार किसी ने अनिका की खबर भेजी थी, मगर फिर भी कहीं ना कहीं मैसेज भेजने वाले पर रोहित को यकीन हो रहा था जो कुछ भी उस मैसेज में लिखा था वह सच था या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल था। मगर तस्वीरों को देखने के बाद रोहित को उस तस्वीर में एक अनजाना सुकून महसूस हो रहा था। रोहित को यह महसूस हो रहा था कि उसकी अनिका जहाँ कहीं भी थी वो बिल्कुल सेफ थी और मैसेज में जो लिखा था वह सच था। अनिका कुछ ही दिनों में घर वापस लौट आएगी, इस बात पर रोहित को भरोसा था। जब रोहित ने उस एनवलप में वापस अनिका की तस्वीर रखकर उस फटे हुए एनवलप को एक ड्राइवर में रखा, तब अचानक आईने में रोहित ने देखा कि तीनों बच्चे आयशा के बेडरूम के बाहर खड़े रोहित को बड़ी उम्मीद नज़र से देख रहे थे। जैसे ही रोहित बच्चों की ओर मुड़ा, बच्चों ने पहले तो एक दूसरे की ओर देखा और फिर रिया धीरे से चलकर रोहित के पास आई। रिया ने रोहित का एक हाथ पकड़कर पूछा, डैड सच बताइए, मोम ठीक तो है ना? ये सुनकर रिया के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए रोहित ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी मोम घर वापस आ रही हैं, वो बहुत जल्द घर वापस आ रही हैं। इस बात को सुनकर रिया के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वहीं रोहित भी मुस्कुरा रहा था। अनिका को गायब हुए कई घंटे बीत चुके थे, मगर यह पहली बार था जब रोहित के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी। रोहित के चेहरे पर मुस्कान देखते ही तीनों बच्चों के दिल में जैसे एक हिम्मत सी जाग गई। अलेक्जेंडर और आर्यन भी दौड़कर रोहित के पास आए और रोहित से कहने लगे, क्या मम्मा ने कोई मैसेज भेजा है? क्या लिखा है मम्मा ने मैसेज में? हमें भी बताइए। तीनों बच्चे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड नजर आ रहे थे।
उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी दिखाई दे रही थी। वहीं एक लंबी राहत की सांस छोड़ते हुए रोहित ने तीनों बच्चों को गले लगाकर कहा, माँ कि अपनी किसी सहेली के घर पर है। अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो काफ़ी देर तक हमें कांटेक्ट नहीं कर पाई, मगर अब माँ की सहेली ने हमें मैसेज भिजवाया है कि मामा विल बी बैक सून। धीरे धीरे जब अनिका की आंखें खुली, तब अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि अचानक ही उसके शरीर का दर्द पूरी तरह से गायब हो चुका था। अनिका का सर जो काफ़ी भारी था, वह भी काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा था। अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर पर किसी ने जादू किया था। अनिका जब भी काफ़ी देर तक सोकर जागती तो उसके शरीर में काफ़ी वीकनेस महसूस होती थी, मगर शरीर पर इतने जख्म लगे होने के बावजूद इस बार अनिका काफ़ी फ्रेश महसूस कर रही थी। बिस्तर से धीरे से अपनी गर्दन उठाकर जब अनिका ने अपने जख्मों को देखने की कोशिश की, तब अनिका को एहसास हुआ कि उसके जख्म के निशान तो अभी भी बिल्कुल ताज़ा नजर आ रहे थे, मगर दर्द काफ़ी कम हो चुका था। अनिका खुद भी नहीं जानती थी कि इतनी जल्दी किसी पेशेंट की रिकवरी कैसे हो सकती थी। अनिका ने धीरे से बिस्तर से उठने की कोशिश की। अनिका को हर बार इस बात का डर लगा रहता था कि ज़्यादा फोर्स लगाने से उसके शरीर पर लगे जख्म फिर से ताज़ा न हो जाएं। मगर अनिका बिना किसी दर्द के बिस्तर से खड़ी हुई। अनिका के सामने रखे आईने में जब अपने जख्मों को ठीक से देखने की कोशिश की तो जख्मों पर पट्टियाँ लगी हुई थी। पट्टियों के आसपास भी जख्मों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, मगर दर्द बिल्कुल गायब हो गया था। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसके शरीर के साथ क्या हुआ था। अनिका धीरे से कमरे के दरवाजे की ओर गई। अनिका ने जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो अनिका को पता चला कि दरवाज़ा बाहर से लॉक किया गया था। अनिका ने दरवाज़ा नॉक करके किसी को बुलाने की कोशिश की। अनिका बार बार धीरे से दरवाज़ा नॉक करके कहने लगी, बाबा कोई और है वहाँ पर। कुछ देर तक दरवाज़ा नॉक करने के बाद दरवाजे की लॉक खुलने की आवाज़ आई। अनिका दरवाजे से कुछ कदम पीछे हट गई। जब दरवाज़ा धीरे से खुला तो बूढ़े बाबा हाथ में एक नाश्ते की प्लेट लेकर अंदर दाखिल हुए। नाश्ता एक टेबल पर रखते हुए बूढ़े बाबा ने अनिका की ओर मुड़कर कहा, कुछ खाना खा लीजिए, काफ़ी देर से भूखी है। जब बूढ़े बाबा वापस कमरे के बाहर जाने लगे तो अनिका ने बूढ़े बाबा को रोकते हुए कहा, बाबा मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। बूढ़े बाबा ने मुड़कर अनिका की ओर देखा। झुलसे हुए चेहरे में भी बूढ़े बाबा की मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। बूढ़े बाबा ने अनिका से पूछा, किसकी बात कर रही हैं आप? अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह स्वाति को क्या कहकर बुलाए। जिस औरत को पिछले कई साल से वह मरा हुआ समझ रही थी, उस औरत को अचानक माँ कहने से अनिका को काफ़ी ऑकवर्ड फील हो रहा था। और फिर तभी अनिका यह भी नहीं जानती थी कि जो औरत उसके साथ यहाँ लेकर आई थी वह सचमुच स्वाति थी या कोई और। मुड़कर कमरे से वापस जाने से पहले बूढ़े बाबा ने अनिका से कहा, जिस रिश्ते को नाम नहीं दिया जा सकता वह रिश्ते आंखों में नजर आ जाते हैं। इस वक्त मैडम अपनी तपस्या में है, कुछ देर में वापस आएंगी। मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगा। इससे पहले कि बूढ़े बाबा कमरे से बाहर जाते, अनिका ने बूढ़े बाबा से कहा, क्या मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती? बूढ़े बाबा अपनी जगह पर रुककर एक गहरी सोच में डूब गए। अनिका ने बूढ़े बाबा की परेशानी देखते हुए कहा, क्या आप लोग ने भी मुझे यहाँ बंदी बनाकर रखा है? अनिका की बात सुनते ही बूढ़े बाबा ने अनिका से कहा, यहाँ पर अगर कोई बंदी नहीं है तो वह सिर्फ तुम हो। इस बात पर यकीन मानना मेरा। रहा सवाल इस कमरे से बाहर निकलने का, तो मैडम ने मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं है और मैडम से पूछे बिना मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता। मैडम कुछ ही देर में वापस आ जाएंगी, बस तब तक यहीं पर मैडम का इंतज़ार करो। और हाँ, नाश्ता ज़रूर खा लेना, मैडम ने सब कुछ तुम्हारी सेहत को ध्यान में रखते हुए बनवाया है। बूढ़े बाबा के जाने के बाद अनिका डाइनिंग टेबल पर रखे हुए नाश्ते की ओर देखने लगी। अनिका को काफ़ी भूख लगी थी। नाश्ते की टेबल पर बैठकर जब अनिका ने नाश्ते के प्लेट में देखा तो अनिका काफ़ी हैरान रह गई। ऐसा नाश्ता अनिका ने पहले कभी नहीं देखा था। एक तरह का सलाद एक बाउल में रखा था, मगर सलाद में जिस तरह के वेजिटेबल्स यूज़ किए गए थे उस तरह के वेजिटेबल अनिका ने पहले कभी नहीं देखे थे। साथ में एक सूप का भी बाउल था जिसमें से एक अलग ही खुशबू आ रही थी। खुशबू सूंघकर ही अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में ताजगी की लहर दौड़ गई हो। अब तक अनिका को यह तो यकीन हो गया था कि उस जगह पर जो कुछ भी हो रहा था वह अनिका को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था। इसलिए एक चम्मच में सूप लेकर अनिका ने उस गर्म सूप को चखा, जिसके बाद अनिका के शरीर में एक अलग ही किस्म की लहर दौड़ने लगी। अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे उस सूप में किसी तरह का मल्टीविटामिन मिलाया गया था जो शरीर के अंदर जाते ही अपना असर दिखा देता था। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वह सूप किस वेजिटेबल से बनाया गया था, मगर अनिका ने जब एक बार सूप पिया तो उसे बार बार सूप पीने का मन होने लगा। देखते ही देखते अनिका ने पूरा बाउल खाली कर दिया। सूप पीने के बाद अचानक अनिका को ऐसा लगने लगा जैसे उसकी भूख बढ़ने लगी थी। देखते ही देखते अनिका ने प्लेट में रखा सारा नाश्ता कुछ ही मिनटों में पूरा कर लिया। नाश्ता करने के बाद अनिका को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके शरीर की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी।
अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वह अचानक किस दुनिया में आ गई थी। जिस औरत का चेहरा स्वाति से मिल रहा था, वह औरत आखिर कौन थी? क्या वह सच में कोई इंसान थी या कोई जादुई फरिश्ता? अनिका ने पिछले कुछ महीनों में स्वाति के बारे में जो कुछ भी जाना था, उससे अनिका को एक बात का अंदाजा हो गया था कि स्वाति कोई मामूली औरत नहीं थी। उसके अंदर जरूर कोई ऐसी बात थी जो उसे पूरी दुनिया से अलग करती थी। और अनिका को भी कुछ अंदाजा होने लगा था कि स्वाति एक साधारण व्यक्ति नहीं थी। नाश्ता पूरा करने के बाद अनिका ने जब कमरे को गौर से देखा तो उस कमरे में कई तरह की किताबें रखी थी। कमरे के कोने में बने हुए बुक शेल्फ के पास जाकर अनिका ने एक किताब अपने हाथ में ले ली। अनिका ने देखा कि वह किताब जानवरों के इलाज के बारे में थी। अनिका एक एक करके किताब के पन्ने पलटकर किताब को पढ़ने लगी। हैरानी अनिका को इस बात को लेकर हो रही थी कि किताब के कवर पेज पर ना तो किसी ऑथर का नाम लिखा था और ना ही किसी पब्लिकेशन का। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह किताब आखिर किस डॉक्टर ने लिखी थी। अनिका एक के बाद एक पन्ने पलटने लगी जिसमें जानवरों में होने वाले अलग अलग किस्म की बीमारियों और उन इलाजों के बारे में लिखा था। अनिका बड़े ही गौर से किताब को पढ़ने लगी। जानवरों की जिन बीमारियों और उनके इलाज के बारे में किताब में लिखा हुआ था, वह अनिका के लिए काफ़ी हैरान कर देने वाला था। किताब में लिखी कुछ बीमारियों के इलाज ऐसे थे जिन तक कभी मॉडर्न साइंस पहुंच नहीं थी। ज़्यादातर इलाज आयुर्वेदिक और पुरानी जड़ी बूटियों से किए जाने वाले इलाज थे। अनिका बाकी किताबों पर नज़र डालने के बाद एक बात समझ गई थी कि ये किताबें किसी पब्लिकेशन हाउस या फिर किसी डॉक्टर ने पब्लिश नहीं की थी। वह किताबें खुद स्वाति ने लिखी थी। किताबों में कई ऐसी चीज़ें थी जो आधुनिक ज़माने से कोसों दूर थी। हजारों साल पहले बिना किसी इक्विपमेंट के किए गए ऑपरेशन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। उन किताबों में कि जिस ज़माने में अस्पताल नहीं हुआ करते थे, उस वक्त भी मरीजों का इलाज किस तरह किया जाता था, इस बारे में भी काफ़ी जानकारियाँ लिखी थी उन किताबों में। अनिका किताबों को पढ़ते पढ़ते जैसे खो ही गई। अनिका को वक्त का अंदाज़ा नहीं रहा। वक्त बीतता गया और अनिका किताबों में लिखी बातों से इम्प्रेस होती गई। तभी अचानक अनिका के कान पर एक बड़ी ही मीठी और प्यारी सी आवाज़ पड़ी। इन किताबों में उन बातों का जिक्र है जो आजकल की दुनिया वाले पूरी तरह से भुला चुके हैं। मॉडर्न ज़माने के डॉक्टर काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी किताबें पढ़कर पेशेंट का इलाज करना सीखते हैं, मगर वह ये भूल जाते हैं कि इंसान का शरीर सिर्फ 5 धातुओं से बना है। अगर हम दवाइयों से ज़्यादा इंसान के शरीर को समझने की कोशिश करें तो इलाज करने में ज़्यादा आसानी होगी, बजाय इसके कि नए डॉक्टर को इंसानों के शरीर की जानकारी दी जाए। आजकल की दुनिया में डॉक्टर्स को केमिकल्स और केमिकल से बनी दवाइयों की जानकारी दी जाती है। हाँ, यह सिस्टम देखकर मुझे थोड़ा बहुत अफसोस होता है, मगर एक रात में दुनिया नहीं बदलेगी, मगर एक दिन ज़रूर बदलेगी। जब अनिका ने मुड़कर देखा तो रेशमी साड़ी पहने एक बिल्कुल अनिका जैसी हूबहू दिखने वाली औरत बड़ी ही ग्रेसफुली अनिका की ओर अपनी साड़ी का पल्लू हाथ में थाम कर चली आ रही थी। उस औरत का पहनावा, चलने का तरीका अनिका से बिल्कुल अलग था, मगर फिर भी कहीं ना कहीं अनिका को लग रहा था जैसे वे अपना ही चेहरा आईने में देख रही थी। मुस्कुराती हुई स्वाति अनिका के सामने आकर खड़ी हो गई। बड़े ही प्यार से अनिका को देखने लगी। अनिका के सामने अनिका की माँ स्वाति खड़ी थी, जिसे बचपन से लेकर आज तक अनिका ने मरा हुआ समझा था। मगर स्वाति अचानक इस तरह अनिका के सामने आकर खड़ी हो जाएगी, अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह अपनी माँ के साथ बातें करना शुरू करे। कुछ देर अपनी बेटी की आंखों में देखने के बाद स्वाति ने अचानक अनिका का हाथ पकड़ा और अपने हाथ और कंधे पर लगे घाव को देखने लगी। अनिका के घाव पर लगी ड्रेसिंग निकालकर स्वाति ने अनिका से पूछा, अब कैसा महसूस कर रही हो? तुम्हारे घाव भरने लगे हैं। मेरे ख्याल से अगले कुछ घंटों में तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। स्वाति बिल्कुल आराम से अनिका के साथ बात कर रही थी, जैसे आमतौर पर एक डॉक्टर किसी पेशेंट के साथ क्या करता है। अनिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अनिका के चेहरे पर परेशानी देखकर स्वाति ने कहा, क्या हुआ? इस तरह क्यों देख रही हो मुझे? ज़्यादा अलग नहीं देखती मैं तुमसे। यूँ समझ लो कि हम दोनों एक दूसरे की परछाई हैं। अनिका के चेहरे की हैरानी बढ़ती जा रही थी, मगर अभी भी अनिका को स्वाति के साथ बात करने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहे थे। कुछ देर तक जब अनिका के चेहरे की हैरानी कम नहीं हुई तो मुस्कुराती हुई स्वाति ने कहा, तुम यही सोच रही हो ना कि क्या तुम्हारे सामने जो औरत खड़ी है वह सचमुच तुम्हारी माँ है, या तुम्हारी माँ जैसी दिखने वाली कोई बहरूपिया या फिर कोई प्रेत आत्मा जो कई सालों से बिना किसी को नजर आए इस दुनिया में भटक रही है। और आज कई सालों बाद अचानक उसे अपनी बेटी से मिलने का मन हुआ और अपनी बेटी को दिखाई देने लगी। अनिका ऐसी बातों में विश्वास नहीं करती थी, मगर इस वक्त उसकी आंखों के सामने जो नज़ारा था वह देखकर कहीं ना कहीं अनिका भी अंधविश्वास की कहानियों पर यकीन रखने लगी थी। स्वाति ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बस यही समझ लो कि मैंने तुम्हें जो बात बताई कहीं ना कहीं वही सच है।
अनिका फिर से हैरानी से स्वाति की तरफ देखने लगी। स्वाति को देखकर अनिका ये समझना चाहती थी कि आखिर स्वाति उसे क्या कहना चाहती थी, कि क्या वह एक आत्मा थी जो कई सालों से अपनी बेटी की रक्षा करते हुए धरती पर भटक रही थी। स्वाति ने अनिका को अपने साथ आगे बढ़ाते हुए अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं इस दुनिया की हूँ या नहीं, तो सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी दुनिया देखनी होगी। अनिका भी धीरे धीरे स्वाति के साथ अपने कदम कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ाती रही। दरवाजे तक पहुंचने के बाद स्वाति ने कमरे का दरवाजा खोला और अनिका को कमरे से बाहर ले गई। बाहर अनिका ने जो कुछ भी देखा वह देखकर अनिका दंग रह गई। जैसे ही अनिका और स्वाति उस कमरे से बाहर निकले, अनिका ने देखा कि वह एक किस्म के बड़े से बंगले में मौजूद थी। मगर उस बंगले की खास बात यह थी कि वो बंगला पूरे का पूरा पेड़ पौधे और उसकी टहनियों से बना हुआ था। और उन सब में भी ज़्यादा अजीब बात यह थी कि पूरे बंगले में जंगल के खतरनाक और जंगली जानवर हर तरफ नजर आ रहे थे। अनिका इतने जंगली जानवरों को एक साथ देखकर काफी डर गई। अनिका ने देखा कि एक बड़ा सा चीता अनिका की ओर धीरे धीरे चलकर आ रहा था। उस चीते की आंखें अनिका की आंखों में गड़ी हुई थी। वो चीता धीरे धीरे अनिका की ओर बढ़ रहा था। अनिका ने डर के मारे अपने कदम धीरे से पीछे लेना शुरू किए। अनिका ने जब स्वाति को देखा तो स्वाति बड़े ही प्यार से मुस्कुराकर अनिका को देख रही थी। तभी अचानक अनिका की नजरें अपने ऊपर की ओर पड़ी। एक बड़ा सा अजगर अपना फन फैलाए अनिका की ओर बड़ी बड़ी आंखों से ताड़ रहा था। धीरे धीरे बंगले में मौजूद सारे जानवर अपने कदम अनिका की ओर बढ़ाने लगे। वे सारे जानवर अनिका को घूर कर देख रहे थे। अनिका चारों तरफ से जंगली जानवरों से घिरी हुई थी। तभी अचानक सभी जानवर जोर जोर से शोर मचाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आपस में बातें कर रहे थे और एक दूसरे को इशारा करके अनिका के बारे में कुछ कहना चाहते थे। अनिका ये सब कुछ देखकर हैरान रह गई थी। मगर उससे भी ज़्यादा हैरानी अनिका को इस बात की हो रही थी कि स्वाति ये सब कुछ देखकर बहुत ही नॉर्मल महसूस कर रही थी। स्वाति के चेहरे पर मुस्कान थी और वो काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रही थी। वहीं जानवर कुछ देर तक शोर मचाते रहे और उनके शोर के बीचों बीच में स्वाति मुस्कुराकर जानवरों की ओर देखकर कभी अपना सर हाँ में हिलाती तो कभी ना में अपना सर हिला देती। अनिका समझ चुकी थी कि जानवरों की भाषा स्वाति अच्छी तरह से समझ पा रही थी। ये सब कुछ देखकर उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद जानवरों का शोर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तभी स्वाति ने अपना एक हाथ हवा में लहराया और अचानक सारे के सारे जानवर बिल्कुल शांत हो गए। डरी हुई, सहमी हुई और परेशान लग रही अनिका की और अपने कदम आगे बढ़ाकर स्वाति ने कहा, डरो मत इनसे, ये तुम्हारे दोस्त हैं। बस तुम्हें देखकर इसलिए चौंक गए हैं क्योंकि इन्हें तुम्हारे चेहरे में मेरा चेहरा नजर आ रहा है। तुम्हें देखकर ये समझ गए कि तुम वही हो जिसका इन लोगों को बेसब्री से इंतजार था इतने सालों से। अनिका की जुबान में जैसे उसके सब जम चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन बातों को क्या समझे। क्या वह यह सब कुछ जो देख रही थी वो सचमुच उसके सामने हो रहा था या ये कोई सपना था जो अनिका बेहोशी की हालत में देख रही थी। स्वाति धीरे धीरे अनिका के कंधे पर हाथ रखकर उसे कमरे से बाहर ले जाने लगी। पेड़ पौधे जंगल की लकड़ियों के बने हुए इस बंगले से बाहर निकलते ही अनिका ने देखा कि वो लोग एक गहरे जंगल के बीचों बीच बने मकान से बाहर निकल रहे थे। बंगले के इर्द गिर्द हर तरफ गहरा जंगल नजर आ रहा था और बंगले के ठीक बगल में एक नदी दिखाई दे रही थी जिसमें पानी का बहाव काफी तेज था, जिससे पता चल रहा था कि आगे कहीं बहुत गहरा झरना है। स्वाति अनिका को लेकर धीरे धीरे जंगल के बीच से होती हुई एक छोटी सी पहाड़ी पर जा पहुंची। अनिका अपने आसपास का वातावरण देखकर काफी मंत्रमुग्ध हो गई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह जंगल दुनिया के किसी भाग का हिस्सा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा के साथ पृथ्वी से कोसों दूर आ गई थी। छोटी सी पहाड़ी के नीचे पहुंचकर स्वाति एक लकड़ी की लिफ्ट के अंदर दाखिल हुई। अनिका ये सब कुछ देखकर हैरान थी। स्वाति मुस्कुराकर अनिका से कहने लगी, आ जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। अपनी माँ की बात सुनकर अनिका ने स्वाति को अपना हाथ दे दिया और उस लकड़ी के लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गई। स्वाति ने लकड़ी की लिफ्ट का दरवाजा बंद किया और लिफ्ट के किनारों पर बंधी हुई रस्सी खोल दी। रस्सी के खुलते ही अचानक ही धीरे धीरे वो लकड़ी की बनी हुई लिफ्ट ऊपर की ओर जाने लगी। अनिका ने जब देखा तब उसे एहसास हुआ कि पानी के बहाव का इस्तेमाल करके जंगल के बीचों बीच एक लिफ्ट बनाई गई थी। तेज पानी का बहाव जैसे जैसे एक पहिए पर पड़ता, उस पहिए के चारों तरफ लगी हुई बाल्टियों से पानी भरता जाता और पहिया घूमता जाता। पहिए के घूमते ही लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। कुछ ही देर में अनिका और स्वाति पर्वत की चोटी पर जा पहुंचे। लिफ्ट से बाहर निकलते ही के बाद अनिका ने देखा उसके चारों तरफ बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं। गहरी खाई में जहाँ तक नजर डाले वहाँ जंगल नजर आ रहा है। अनिका ने इससे पहले पूरी दुनिया में कहीं ऐसा दृश्य नहीं देखा था। ठंडी हवा अनिका के शरीर पर लगते ही अनिका अपने शरीर पर लगे जख्मों को हमेशा के लिए भूल गई थी। अनिका को एक अनजान धुन अपनी ओर खींच रही थी।
और पर्वत की चोटी पर अनिका अपने आसपास का नज़ारा देखते हुए धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। कुछ देर बाद जब अनिका को एहसास हुआ कि वो कोई सपना नहीं देख रही, बल्कि वो जो कुछ भी देख रही थी वह सब कुछ हकीकत था, तो उसने मुड़कर अपनी माँ स्वाति की ओर देखा। स्वाति पर्वत की चोटी पर एक छोटे से पत्थर पर बैठकर कुछ पौधों से पत्तियों को छाट रही थी। अनिका ने धीरे धीरे स्वाति की ओर कदम बढ़ाए और स्वाति से पूछा, क्या आप यहीं रहती हैं और कैसे इस जंगल को आपने अपना घर बना लिया? अनिका की इस बात पर स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा, घर छोड़कर तो आजकल का इंसान गया है, वरना इंसान का असली घर तो ये जंगल ही था। मैं तो घर वापस लौटी हूँ। स्वाति को देखकर अनिका के मन में कई सवाल उठ रहे थे, वो सवाल जो पूरी जिंदगी अनिका का पीछा करते रहे। उन सवालों से अब पर्दा उठाने का वक्त आ गया था। अनिका ने अपनी आवाज़ सख्त करते हुए स्वाति से पूछा, अगर आप जिंदा थी तो आप इतनी दूर क्यों रही और आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? एक माँ के होते हुए भी मैंने पूरा बचपन बिना माँ के गुजारा। कौन है आप? मैं आपको ठीक से जानती तक नहीं। अनिका के मन में जितने भी सवाल थे, अनिका एक के बाद एक स्वाति से पूछती रही। हर सवाल के बाद स्वाति मुस्कुराकर पौधों से पत्तियां छाटने लगी। कुछ देर बाद अनिका के सवाल खत्म हो गए। ऐसा नहीं था कि अनिका के मन में और सवाल नहीं थे, मगर अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि उसने जितने भी सवाल दागे थे, स्वाति ने अब तक किसी का भी जवाब नहीं दिया था। कुछ देर बाद अपने हाथ से कुछ पत्तियां पकड़कर स्वाति ने अनिका की ओर देखा और वो पत्ती अनिका को थमाते हुए कहा, कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें रिश्ते और बंधनों से भी ऊपर ले जाती हैं। मैंने ऐसा क्यों किया, किस मजबूरी में किया, या सिर्फ अपने स्वार्थ में किया, ये सारी बातें जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना होगा। वैसे भी हम माँ बेटी ने कभी ज़िंदगी में साथ बैठकर कभी बात नहीं की। आज मौका मिला है, ढेर सारी बातें करेंगे। पर्वत की चोटी पर धीरे धीरे हवाएं ज़्यादा तेज होने लगी थी। स्वाति वैसे तो अनिका की माँ थी जिसने अनिका को जन्म दिया था, लेकिन अगर कोई अनिका और स्वाति को एक साथ देख ले तो यही कहेगा दोनों सगी बहनें थी। स्वाति की साड़ी का पल्लू तेज हवाओं की रफ्तार में हवा में लहराने लगा। अपना पल्लू संभालते हुए स्वाति ने अनिका से कहा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी थी मेरी ताकत। मेरी ताकत ने मुझे इतना कमज़ोर बना दिया था कि जिंदा रहते हुए भी मुझे जीने के लिए मौत का सहारा लेना पड़ा। जब मैं एक छोटी बच्ची थी तब मैं हमेशा इस बात को सोचकर खुश रहती थी कि मैं बाकी बच्चों से काफ़ी अलग हूँ, पढ़ाई में तेज हूँ, स्कूल में कॉलेज में हमेशा सबकी फेवरेट रही हूँ। यूँ कहा जा सकता था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैंने चाहिए और मुझे ना मिली हो। मगर धीरे धीरे मेरी ताकत ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। मेरी ज़िंदगी में तब मुश्किलें आई जब लोगों को मेरी ताकत के बारे में एहसास हुआ। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई मेरी दिमागी ताकत भी बढ़ती गई। मुझे हमेशा से ऐसा लगा कि आई वॉज ऑलवेज गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। भगवान ने मुझे बाकी लोगों से काफ़ी अलग बनाया था। मैं खूबसूरत थी, मेरे पास तेज़ दिमाग था, हालांकि मैंने कभी इस चीज़ का घमंड नहीं किया, मगर इंसान थी। ये समझने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी कि मेरी ही ताकत मेरे विनाश का कारण बन सकती थी, और धीरे धीरे मेरी ताकत इस पूरी दुनिया के विनाश का कारण भी बन सकती थी। स्वाति की यह बात सुनकर अनिका हैरान होकर स्वाति को देखने लगी। कुछ देर बाद मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका ने स्वाति से पूछा, मगर ये कैसा हो सकता है? आपकी ताकत इस दुनिया को कैसे तबाह कर सकती थी? अनिका का सवाल सुनने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए स्वाति अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और गहरी खाई की ओर देखते हुए अनिका से कहने लगी, आविष्कार। मेरी ज़िंदगी का मकसद था कि मैं अलग अलग आविष्कार करूं और इस दुनिया से जाने से पहले इस दुनिया को कुछ ऐसा देकर जाऊं कि दुनिया आने वाले वक्त में भी मुझे याद करे, मेरे आविष्कार को याद रखे। मगर ऐसा मेरा वह आविष्कार मेरे लिए सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। इस दुनिया को दो ढांचे में ढाला गया है, एक अच्छाई और एक बुराई। जब हम अच्छाई में रहते हैं तब हम भूल जाते हैं कि बुराई हमें नजरें गाड़े हुए देख रही है, और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब अचानक ही बुराई अच्छाई की सारी ताकत छीनने के लिए उस पर झपट पड़ती है। इतने सालों से अच्छाई ने जो ज़िंदगी गुजारी होती है वो अचानक ही तहस नहस हो जाती है। अच्छाई हमेशा ये सोचती है कि उसने ऐसा क्या बुरा काम किया था जो उसके साथ ऐसा हुआ, मगर बात सिर्फ अच्छे या बुरे काम करने की नहीं होती। अच्छाई को हमेशा ही नज़रअंदाज होना पड़ता है, जबकि बुराई हमेशा से ही उस पर नजरें गड़ाई बैठी है। सावधान रहना, अलर्ट रहना भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए उतना ही अहम है। बस मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, मैं अपने आविष्कार को बुराई से छुपा न सकी। मैं पहचान नहीं सकी कि बुराई मुझ पर नजरें गाड़े कहाँ बैठी है। मैं बुराई से घिरी हुई थी, मगर मैंने बुराई को पहचानने के लिए काफ़ी देर कर दी, जिसकी वजह से सिर्फ मेरी ही नहीं मगर तुम्हारी भी दुनिया तबाह हो गई। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सारा का सारा एक प्लानिंग का हिस्सा था, मगर ये प्लानिंग मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए की थी, बल्कि मैं तुम्हें साथ साथ इस दुनिया को भी बचाने की कोशिश कर रही थी। तुम ये समझती रही तुम्हारी माँ मर चुकी है, मगर मैंने हमेशा से ही तुम पर नज़र बनाए रखी। जैसे ही स्वाति ने ये बात कही, एक बड़ा सा गरुड़ पर्वत की चोटी पर आकर ठीक पर्वत के किनारे पर छोटी सी टहनी पर बैठ गया। गरुड़ के वजन की वजह से टहनी
पूरी तरह से झुक गई, मगर वह पेड़ और पेड़ की टहनियाँ काफ़ी सालों से मजबूती से चट्टान पर खड़ी थी। वह गरुड़ बड़ी बड़ी आंखों से अनिका की ओर देख रहा था। गरुड़ की टहनी पर बैठा देख अनिका थोड़ी सी घबरा गई, पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसके सामने स्वाति है, इस कारण से वो सेफ है। तभी अनिका ने स्वाति के पास जाकर कहा, आप किसकी बात कर रही है? क्या आप जिस आविष्कार की बात कर रही है वो B16 पावर ड्रग है? ये सुनते ही स्वाति अनिका की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। अनिका के सवालों पर बस स्वाति मुस्कुराकर अनिका को देखती रही। कुछ ही देर में पहाड़ की चोटी पर बने एक पेड़ की टहनी पर बैठा गरुड़ और स्वाति के बिल्कुल पास आकर एक पत्थर पर बैठ गया। गरुड़ अपने पंख फैलाकर स्वाति की ओर देखकर कुछ आवाजें कर रहा था। अनिका को ये सब कुछ देखकर काफी अजीब लग रहा था। अनिका ने अपने कदम स्वाति की ओर आगे बढ़ाते हुए स्वाति से पूछा, ये सब क्या है? क्या आप इतनी भाषाएं जानती है? ये सब आपके कैसे बातें कर रहे हैं? अनिका के इस सवाल पर फिर से स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा, भाषा सीखने के लिए जुबान का होना जरूरी नहीं है, मगर दिल में इमोशंस का होना बेहद ज़रूरी है। मैं इन जानवरों की भाषा सिर्फ इसलिए समझ पाती हूँ क्योंकि मैं उनकी इमोशन समझ पाती हूँ और वह मेरे। स्वाति की बातों से अनिका की सांसें तेज होने लगी थी। उसके दिमाग में सवालों का तूफान आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सवालों के जवाब उसे कब मिलेंगे। इन सब के अलावा अनिका के लिए अब ज़्यादा सस्पेंस बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो जल्द से जल्द अपने सवालों का जवाब जानना चाहती थी। काफ़ी देर तक चुप रहने के बाद अनिका ने स्वाति की ओर देखकर अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, जरा बताइए मुझे, आप क्या करना चाहती थी? कौन से मिशन पर हैं आप? और तो और आप इस तरह क्यों रहती है जंगलों के बीच? यह जगह कहाँ है? आप जिंदा हैं तो दुनिया के लिए ने आपको मारा हुआ कैसे साबित करना चाहती हैं? आखिर किस मिशन पर हो आप? अनिका ने एक के बाद एक अपने मन में उठ रहे सारे सवाल स्वाति की ओर देखकर दाग दिए। स्वाति भी अच्छी तरह से जानती थी कि अब वक्त आ गया था जब उसे अनिका को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। स्वाति ने अब अनिका को अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहा, सब बताती हूँ, मगर मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए पहले तुम्हारा एक बात का जान लेना बहुत ज़रूरी है। ये सच है कि हर बुराई का अंत अच्छाई से होता है, मगर अच्छाई कभी इतनी ताकतवर बन जाती है कि वो खुद बुराई बन जाती है। अनिका को ये कहने के बाद स्वाति अपनी जगह से उठी और ठीक पर्वत की चोटी के किनारे पर जाकर खड़ी हो गई। अचानक स्वाति ने अपने दोनों हाथ हवा में फैला दिए और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। कुछ देर तक स्वाति ने अपनी आंखें बंद करके रखी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वाति अचानक कोई तपस्या साधना करने लगी थी। देखते ही देखते पर्वत के एक पत्थर पर बैठा हुआ गरुड़ जोर जोर से अपने पंख फड़फड़ाने लगा। साथ ही आसपास और कई गरुड़ हवा में उड़ते हुए नजर आने लगे। जब अनिका अपनी जगह से उड़कर स्वाति के पास गई तब अनिका के कानों पर अलग अलग जंगली जानवरों की आवाज़ पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे गहरी खाई में बसा घना जंगल अचानक ही जानवरों की आवाज़ से गूंजने लगा था। जब अनिका ने हैरान होकर स्वाति की ओर देखा तो स्वाति की आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सिग्नल भेज रही थी जिसके जरिए सारे के सारे जंगली जानवर उसके साथ कनेक्ट हो रहे थे और बदले में शोर मचाकर स्वाति को सिग्नल भेज रहे थे। अनिका के लिए ये सब कुछ काफ़ी हैरत अंगेज कर देने वाला था। जंगल से उठा रहा शोर बढ़ता गया। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वह जो कुछ भी देख रही थी वह सच था या फिर उसके मन का कोई वहम। कुछ ही देर में जंगल से उठ रहे जानवरों का शोर धीरे धीरे शांत हो गया। जैसे ही जानवरों का शोरगुल कम हुआ, धीरे धीरे स्वाति ने अपनी आंखें खोली और अपने दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे करते हुए स्वाति ने अनिका की ओर देखा। अनिका काफ़ी घबराई हुई और हैरान लग रही थी। स्वाति ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरो मत, ये जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। मैं एक आम इंसान हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, मगर मुझे और तुम्हें जो खास बनाती है वो है हमारे शरीर में दौड़ने वाला हमारा खून। ये खून जिसमें मिलावट की बात है, वो खून जो हमें इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनाने की काबिलियत रखता है, मगर वही खून हमें कमज़ोर बना सकता है। अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि बचपन में जो ड्रग स्वाति ने अनिका को दिया था उसी के जरिए B16 पावर ड्रग का निर्माण खुद अनिका ने के बोन मैरो से होने लगा था। मगर अभी अभी स्वाति ने जो कहा था उससे ये बात साफ थी कि जो खून अनिका की रगों में दौड़ रहा था वही खून स्वाति की रगों में भी दौड़ रहा था। इसका मतलब ये था कि स्वाति ने अपने को B16 पावर ड्रग से इंजेक्ट किया था। हैरान अनिका ने स्वाति की ओर देखकर अटकती हुई आवाज़ से पूछा, तो इसका मतलब यह है कि B16 पावर ड्रग के सारे डोज आपने पूरे कर लिए हैं? स्वाति ने जब मुड़कर अनिका की ओर देखा तो अनिका के चेहरे पर काफ़ी हैरानी और परेशानी एक साथ नजर आ रही थी। स्वाति ने अपनी नज़रें झुकाते हुए अनिका से कहा, B16 पावर ड्रग क्या है? इसके बारे में तो अब तुम काफ़ी जान चुकी हो। तुम्हें यह भी पता है कि पावर ड्रग के सारे 16 डोज पूरे करने के बाद इंसान के शरीर में क्या ताकत पैदा हो सकती है। तुम्हारे लिए इस बात को गुजरे
कई साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे लिए मानो वो पल भर की बात है। अभी कल ही की बात है, जब तुम्हारा जन्म हुआ था। मैंने पहली बार तुम्हें अपने हाथों में लिया था। तुम्हारी वो प्यारी सी मुस्कान देखकर मुझे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत नज़र आने लगी थी। मगर तुम्हें जन्म देने से पहले मैं एक और आविष्कार को जन्म दे चुकी थी, जिसका नाम था पावर ड्रग। यूँ कहा जा सकता था कि पावर ड्रग अगर मेरी पहली संतान थी, तो तुम दूसरी। पावर ड्रग का आविष्कार मैंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि मैं मेडिकल साइंस में वो बदलाव ला सकूं जो आज तक दुनिया में कोई नहीं ला पाया था। चाहे वह आंखों का अंधापन हो या फिर एक्सीडेंट में खोए हुए हाथ पाँव, ये मैं उस पावर ड्रग के जरिए हर चीज़ का इलाज करना चाहती थी। कैंसर से लेकर सर्दी जुकाम तक हर चीज़ का इलाज पावर ड्रग के जरिए किया जाना मुमकिन था। बस यही सोच लेकर मैंने पावर ड्रग का आविष्कार किया था। पावर के काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट थे। उस साइड इफ़ेक्ट को दूर करने में मैंने कई साल लगा दिए थे, यहाँ तक कि अपनी सोशल लाइफ को पूरी तरह से ताक पर रख दिया था। मैं जानती थी बहुत ही जल्द मैं दुनिया की नज़रों में एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन जाऊंगी। मेरे हाथों एक ऐसा आविष्कार होने वाला था जो मेडिकल साइंस को हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। हर इंसान को लंबी उम्र के साथ बहुत जिस्मानी ताकत देने वाला था। देखते ही दुनिया इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली दुनिया बन जाती। अगर इस ब्रह्मांड में कहीं और हमारी तरह कोई दुनिया मौजूद है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पावर ड्रग के जरिए हमारी दुनिया उस सारी दुनिया में सबसे शक्तिशाली दुनिया साबित हो जाती। पावर ड्रग बनाने में मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई केमिकल कंपोजिशन को ट्राई और टेस्ट करने के बाद भी बिना साइड इफ़ेक्ट के रिजल्ट मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। मैं पावर ड्रग को और ज़्यादा ताकतवर और बिना साइड इफ़ेक्ट के बनाने में बिजी रही, मगर मुझे ये पता नहीं था कि जो इस दुनिया को मैं इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली दुनिया बनाना चाहती हूँ, उस दुनिया के लोग खुद कितने खतरनाक थे। जिस ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग के जरिए मैं ये सारा काम कर रही थी, अचानक मुझे पता चला कि वो ऑर्गेनाइजेशन कोई मामूली रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका मकसद था इस दुनिया पर राज करना, मासूम औरतों को किडनैप करके उन्हें किंग का बंदी बना देना, छोटे छोटे बच्चों पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करना। ये किंग के लिए बिल्कुल मामूली बात थी। उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए भी मुझे कई महीनों तक इस बात का बिल्कुल पता नहीं चला कि उस ऑर्गेनाइजेशन का असली मकसद क्या था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर वह लोग बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों के पास फंड इकट्ठा करके नई दवाइयों का आविष्कार करना चाहते थे, यही मुझे बताया गया था। मगर धीरे धीरे मुझे उनके एक्सपेरिमेंट काफ़ी अजीब लगने लगे थे। वह लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ज़्यादातर वह सारे एक्सपेरिमेंट इंसान के शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए किए जाते थे। जिस पर उन्हें मेरे पावर ड्रग के बारे में पता चला, तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि वह लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन की सारी फंडिंग मेरे आविष्कार के लिए इस्तेमाल करेंगे। मुझे किसी भी तरह से जल्द अपना आविष्कार पूरा करना होगा। पहले तो मुझे लगा कि उन लोगों में मेरी काबिलियत और पावर ड्रग की ताकत देखकर यह फैसला लिया था, मगर धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो लोग अधूरे एक्सपेरिमेंट को लोगों पर ट्राई करने लगे थे, और वह भी मुझसे पूछे बिना। मैं जब एतराज़ जताया तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि यह ह्यूमन एक्सपेरिमेंट वह लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द दुनिया को पावर ड्रग देकर करोड़ों लोगों की जानें बचाई जा सके। मगर मैंने कुछ ही दिनों में उनके इरादे से झूठ का पर्दा हटा लिया और ऑर्गेनाइजेशन से भाग निकली। वो लोगों की भलाई नहीं चाहते थे और न ही लोगों की भलाई करने वाले थे, बल्कि अपने आप को ताकतवर बनाकर लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते थे। मेरे आविष्कार को जरिया बनाकर छोटे और मासूम बच्चों की बलि चढ़ाई जा रही थी। जो आविष्कार मैंने दुनिया की और इंसानों की भलाई के लिए किया था, उसी आविष्कार के जरिए मासूम भोले वाले और छोटे छोटे बच्चों को एक्सपेरिमेंट के नाम पर मौत के घाट उतारा जा रहा था। उन दिनों मेरी एक्सपेरिमेंट एक ऐसे स्टेज पर थी जो किसी भी वक्त सफल हो सकती थी। पावर ड्रग का एक आखिरी डोज V16 पावर ड्रग। अगर कोई इंसान पहले 15 लेने के बावजूद साइड इफ़ेक्ट को झेलकर जिंदा बच निकलता है, तो V16 पावर ड्रग हमेशा हमेशा के लिए उसके शरीर से सारे साइड इफ़ेक्ट को मिटा कर रख देगा। और जो इंसान इस V16 पावर ड्रग को कंज्यूम करेगा, वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। मगर खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं था। चाहे कितने भी साइड इफ़ेक्ट हो, वह एक के बाद एक छोटे छोटे बच्चों को और अपने आदमियों को, जिन्हें वो अपनी खतरनाक आर्मी का हिस्सा बनाना चाहते थे, उन्हें एक के बाद एक पावर ड्रग के डोज देने लगे। कुछ दिनों तक जिन लोगों को ये डोज दिए जाते, वो लोग बेहद ताकतवर वाली ज़िंदगी गुजारते, मगर कुछ दिनों बाद उन सभी की मौत हो जाती। मगर खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के मालिक किंग को इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसकी नज़रों में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी। वो बस एक ही चीज़ चाहता था, इस दुनिया पर हुकूमत और बादशाहत। जब मुझे किंग के खतरनाक इरादों के बारे में पता चला, तब मैं उस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से भाग निकली। वहाँ से भागने के बाद मेरे साथ जो जो हुआ, मेरी ज़िंदगी में जो जो लोग आए, उन सभी के बारे में अब तक तुमने
सब कुछ पता कर लिया है, मगर तुम एक बात नहीं जानती हो और ना ही इस दुनिया में कोई ये बात जानता है कि B16 पावर ड्रग का आविष्कार आखिरकार हो चुका है। मैंने पावर ड्रग के जो जो डोज तैयार किए थे उन सभी डोज का सबसे पहला प्रयोग मैं अपने आप पर करती थी, अपने शरीर पर करती थी। मैं पहले ही B16 पावर ड्रग के डोज 15 डोज ले चुकी थी, अब एक आखिरी डोज लेना बाकी था। उन दिनों मैं मुश्किल में 3 डोज बना पाई थी, जिसमें से 2 डोज मेरी ही प्लानिंग के मुताबिक मैंने तुम तक पहुंचाया, मगर एक तीसरा डोज भी बनाया गया था जिसके बारे में तुम भी नहीं जानती। पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा किरदार वही तीसरा B16 पावर ड्रग का डोज था। स्वाति की बात सुनकर अनिका की आंखों में अचानक ही एक सवाल उठने लगा था, और वह सवाल स्वाति ने पढ़ लिया था। अनिका के दिल की बेचैनी जैसे ही बढ़ती जा रही थी, स्वाति फिर से अपनी अंदाज में मुस्कुराकर अनिका को देखते जा रही थी। कुछ वक्त तक जब स्वाति ने अपनी बात आगे नहीं बढ़ाई तो अनिका ने स्वाति से पूछा, उस तीसरे ड्रग का क्या किया आपने?